ठीक है, तो इन मुद्दों पर अपन को बात करनी है ना। मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कैसे है, उसके क्या क्या पहलू है, सिलेबस कंप्लीट किस तरह से करें निर्धारित समय में, और स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, और आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उन सभी प्रॉब्लम्स पर, सभी प्रश्नों पर आज जवाब आपको मिलेगा, है ना। और बड़ा शानदार आपकी मतलब ऐसा जवाब मिलेगा आपको कि मतलब आपकी अंतरात्मा ये कही यार कि ये जवाब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना, इस तरह का जवाब। लेकिन आपके प्रश्न आएंगे तो ही, प्रश्न ही नहीं आएंगे तो फिर मैं काय को जवाब दूं। ठीक है, तो यह चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, फर्स्ट मोटिवेशन दो प्रकार का है, बात कर ही चुके हैं अपन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल को बाहर का आदमी आपको मोटिवेट करेगा, इंटरनल आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा आपको मोटिवेट करती रहेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अब आप इस स्तर पर हैं कि कोई बाहर का आदमी आपको मोटिवेट करेगा, है ना। ये तो मतलब सोचने में भी डर लग रहा है कि तुम, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे क्लास में ये कहता है सर आज हमें आप मोटिवेट कर दीजिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको जब मोटिवेट करेंगे। 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बन गया, और आज हम सब 18 वर्ष प्लस है, और 21 वर्ष की उम्र से सरकार ने माना है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, है ना। और उसी स्थिति में आप ये कह रहे हैं सर हम मोटिवेट नहीं है, हमको मोटिवेट करिए, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं कहना। आप इंटरनली मोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप होना चाहते हैं तो आपके घर में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो घटनाएं आपको झकझोर देती हैं अंदर तक। क्या आप उनसे मोटिवेट नहीं हो रहे? आपके पिताजी एक सब्जी की दुकान पर खड़े हैं और बस सब्जी वाले लड़ रहे हैं 5 रुपया कम कराए के खाए, और वहां वो अपनी इज्जत भी नहीं देख रहे हैं, पर तो अड़ रहे हैं 5 रुपये कम कराए के ही माने हो। एक ऑटो में ना बैठ रहे, हॉस्पिटल जाना, ऑटो में ना बैठ रहे, 10 रुपया बचाए के चक्कर में पैदल ही जा रहे। क्या ये घटनाएं आपको मोटिवेट नहीं करती? और अगर ये घटनाएं आपको मोटिवेट नहीं करती तो मैं क्या मोटिवेट करूं कि नहीं? और भी है घर में एक एक ये दो घटना नहीं, कई ऐसी घटनाएं। कभी जो कहते हैं चीनी कम डालियो चाय में, पहले चीनी जल्दी खत्म है। अब जो आदमी मोटिवेट होना चाहता है ना, उसको तो ये भी घटना मोटिवेट करती है। सिस्टर है, सिस्टर को घर देखने जा रहे हैं, लेकिन पैसा की कमी की वजह से कई जगह से लौटे आए, कई जगह बातें फेल हो गई। क्या ये घटनाएं आपको मोटिवेट नहीं करती? करती है, बशर्ते आप मोटिवेट होना चाहते हैं या नहीं। नहीं तो फिर वो आप उनको कर दीजिए दरकिनार, क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी, अब आप वयस्क हैं और समझदार हैं, और जल्दी आप पर जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी तो घर वालों, जिस दिन आपको कोचिंग सेंटर भेजा ना घर वालों ने, ये मान के चलिए आपको जिम्मेदारी उन्होंने दे दी। क्या जिम्मेदारी? अब तू कमा मत, लेकिन घर का उद्धार करने की जिम्मेदारी अब तेरी ही है, क्योंकि आपको कोचिंग सेंटर भेजा है। अब चूंकि घर वाले आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमें कोई बाहर का आदमी मोटिवेट कर दे, गलत है, शर्मनाक है। गलत नहीं, शर्मनाक है। ठीक, अंतरात्मा अगर आपको मोटिवेट कर रही है अंदर ही अंदर, और स्वतः मोटिवेट आप हो रहे हैं, इस तरह का हमको बनना है कि हम स्वतः मोटिवेट हों, अपने आप लक्ष्य के प्रति हम बढ़ें। और वो केवल और केवल तभी संभव है जब आपके पास, आपके अंदर ऐसे विचार आने लगे कि ये लक्ष्य मुझे मिल ही जाएगा, और कम समय में ये लक्ष्य मुझे मिल ही जाएगा। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि इसमें तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये बैठ गई, तो आप स्वतः मोटिवेट होने लगेंगे, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें क्रक्स क्या निकला इस पूरे मैटर का? एक ही बात निकली, कोई मोटिवेशन क्लास नहीं, केवल और केवल एक ही क्लास होगी, और वो क्लास होगी सिलेबस को कंप्लीट करना, है ना। सिलेबस पर शानदार पकड़ आपको सर्वाधिक मोटिवेट करेगी। और अगर ये नहीं है
घर की घटनाएं हो, बाहर की घटनाएं हो, बाहर से बड़े बड़े मोटिवेटर्स आ जाए, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। मतलब मोटिवेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है, जिन जिन लोगों ने ये हार मान ली है ना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं लेकिन हार मान ली है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो घर में होने वाली इन घटनाओं को दरकिनार करते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो उनको देखना ही पसंद नहीं करते हैं, दूर हट जाते हैं उनसे। क्यों दूर हट जाते? क्योंकि उनके बस से कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए वो दूर हट जाते। अगर आपको ऐसा लगने लगेगा तो फिर ये घटनाएं, अगर आपको सिलेबस में शानदार पकड़ हो जाए और आपको लगने लगेगा हाँ मैं कुछ करूंगा, घर के लिए कुछ कर सकता हूं, तब ये सभी घटनाएं आपको मोटिवेट करने लगेंगी। बाहर का आदमी आपको तभी मोटिवेट कर पाएगा जब आपके लिए ये है, यानी दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेल्फ मोटिवेशन। स्वतः अभिप्रेरित होने की फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके पास मैटर होना, सिलेबस पर आपकी शानदार पकड़ होना। अब ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे इस मामले पर, है ना। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन के बाद नेगेटिव मार्किंग क्या लाभदायक है, इसके बारे में तो भाई मतलब ये इसको तो अपन ने एक डर बना दिया है, एक फोबिया बना दिया। ठीक है, एक गणितीय एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझें। ठीक, एक प्रश्न है और उसके 4 विकल्प हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पढ़ा आपने और ये चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प के बारे में पता है, बी है सही, इसको सही लगाइए, आगे बढ़ जाइए, बात खत्म, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता, और टाइम उतना है भी नहीं कि हम वहां पर विचार करें। ठीक, अगर आपको सही विकल्प का नहीं पता है लेकिन आपको 3 गलत विकल्पों का पता है कि ये सी और डी, ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, तब भी आप बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ये दोनों स्थिति में 100% सही है आपके विकल्प। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक एग्जांपल तो और माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई, प्रश्न है ये। ठीक है, और इसका राइट आंसर है, मान लें 7665 मीटर। ठीक, ऑप्शन ए 8900 मीटर, बी 7665 मीटर, सी 11300 मीटर और डी 9000 मीटर। ठीक है, अगर आपको पता है कि एल्ब्रुस की ऊंचाई 7665 मीटर है तो आप बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए, वो तो 100% सही है क्योंकि हमने पढ़ रखा है इतनी ऊंचाई है। लेकिन किसी को नहीं पता है, किसी को क्या, जो एक सामान्य स्टूडेंट है जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है, मुझे तक नहीं पता है कि माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई कितनी है और मैं क्यों तैयार करूं उसको। ठीक है, लेकिन मुझे यह पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है ना, और दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची चोटी है, ये मेरे को पता है। क्या इस पता होने के आधार पर यह विकल्प सही हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो 9000 मीटर है। क्या यह विकल्प सही हो सकता है? नहीं हो सकता, 8848 से ज्यादा है। क्या यह विकल्प सही हो सकता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर भी लगाइए ना, आगे बढ़िए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं का? मैं मतलब ये है मेरा कि अगर आप पर सही विकल्प पता है तो आप सही लगा दीजिए, सही नहीं पता है, 3 गलत पता है, तब भी आप बी को लगाइए और आगे बढ़िए। लेकिन ये नहीं कि एल्ब्रुस की ऊंचाई कितनी है, प्रश्न सुनते ही और दिमाग में ये आ गया, अभी विकल्प ना देखे तब तक तो ये लगने लगा कि ये निकल रहा है, मैंने ये कमू पढ़ो ही ना, फिर वो छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तक तो नेगेटिव मार्किंग का कोई इशू है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो 100% सही है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक विकल्प, ध्यान दिए, एक विकल्प यहां पर ये 7665 और ये है 7563, मान लो ये विकल्प और है। ठीक, इस स्थिति में क्या करें? सी और डी तो नहीं है, ये तो कन्फर्म, क्लियर।
ठीक, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अभी इन दो विकल्पों के बारे में अपन क्लियर कट नहीं है कि कौन सा सही है। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन है तो इन दोनों में से कोई भी एक आप लगाइए और आगे बढ़िए। अब आप कहें साहब ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, अरे जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना यह है कि ऐसी स्थिति में आप एक विकल्प सही करिए, एक विकल्प, कोई भी एक विकल्प लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर कंडीशन ये है कि यहां 11,300 की जगह पर 6,665 मीटर ये लिखा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे भाई? हम एक के बारे में पता लगा पाएंगे, मात्र डी के बारे में कि डी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो केवल एक ही है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता है, बस उसके आधार पर हमने डी को क्रॉस कर दिया कि डी आंसर नहीं है, तो फिर इन तीन में से कोई एक होगा, है ना। इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, ये होशियारी है, इंटेलिजेंसी है। ठीक है, इस तरह नेगेटिव मार्किंग को हमें अपने पक्ष में लेकर आना। इसके पीछे एक गणित है और ये भी एक विज्ञान है ना। ये जो विधि मैंने आपको बताई है ना, इस विधि को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब होता है उन्मूलन विधि, यानी कुछ विकल्पों को आप हटा दीजिए ताकि आपका सही लगने की परसेंटेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे 4 विकल्प है, सही रहने की संभावना बोलो 25%। अगर ये विकल्प 3 होते तो सही होने की संभावना बोलो 33%। अगर ये विकल्प 2 ही होते तो सही होने की संभावना 20%, वो 50%। अगर ये विकल्प 1 ही होता तो सही होने की संभावना 100%। आप विकल्प को 3 कर दो ना, 4 रहने क्यों दे रहे हो? आप विकल्प को 3 करो, परसेंटेज 33 पे पहुंचे। आप विकल्प को 2 करो, 50% पे पहुंचे। अगर 50% पर सही होने की संभावना पहुंच गई है और नेगेटिव अगर 1/4 है, यानी 25% की नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपने इस तरह कितने प्रश्न किए, उनमें से कितने सही निकले, कितने गलत निकले, और नेट क्या निकला, वो हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, प्रॉफिट में रहता है वो। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हमें हैंडल करना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, एक बात दोबारा, एक सिंपल सा सिद्धांत। कई स्टूडेंट से ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि साहब हम फेल हो गए, पूछे क्यों? नेगेटिव की वजह से। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, हम फेल है नेगेटिव। अब हमारे दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई कि नेगेटिव की वजह से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ना। ये अवधारणा बना ली हमने, एक एग्जाम्पल से ये अवधारणा बना ली बिना इसके बारे में जाने हुए कि ये क्यों फेल हुआ था। ठीक है, दुकानदार के पास गए, दुकानदार से पूछ रहे हैं, क्या भैया दुकान तेने बंद कर दी, क्यों? तब मैंने कही मेरी दुकान बंद करा दी, कौन है? उधारी ने। उधारी ने भी बंद करा दी, वो घाटा पड़ गया। अब हमारे दिमाग में एक अवधारणा बनाई दी, उधारी की वजह से दुकान क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये जो अवधारणा बनी है ना, ये जो अवधारणा बनी है, ये मतलब ये मान लो गलत है तो कहना ठीक नहीं है, ये अवधारणाएं विनाशक है, ये नष्ट कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। मात्र एक एग्जाम्पल के आधार पर आपकी अवधारणाएं जो बनाई गई है ना, वो खत्म कर देंगे आप। ठीक है, अच्छा क्यों, कैसे खत्म कर देंगे? आपने साहब दुकान खोली और आपकी अवधारणा ये बनी हुई है कि उधारी की वजह से दुकान खत्म हो जाती है। आपने दुकान खोली, आपने कह दिया सख्त निर्देश, किसी को भी उधारी नहीं देनी है, उधारी क्या रखनी है, शून्य रखनी है, तो दुकान तो फिर भी बंद ही होगी। दुकान खोलेंगे तो उधारी तो चलती है, लेकिन किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, ये तय करना चाहिए। ये तय नहीं करना चाहिए कि साहब किसी को नहीं देना। मान लो कोई आदमी है और बढ़िया आदमी है और वो आया आपके पास दुकान पर और उसके पास पैसे भूल गया है वो किसी कारणवश, और आपको 100% ऐसा लग रहा है कि ये आदमी पैसे दे देगा वापस, फिर भी आपने उसको उधार देने से मना कर दिया। उसके पास 1 रुपया खुला नहीं था, 11 रुपए की चीज थी, 10 रुपए उसने दे दिए, 1 रुपया खुला नहीं था, लेकिन आपने क्या एक नियम बना रखा है कि शून्य उधारी रखनी है और आपने उसको वापस लौटा दिया। क्या वो व्यक्ति दोबारा आपकी दुकान पर आ सकता है? कतई नहीं आएगा, तो फिर ये दुकान तो बंद होनी। ठीक,
आपने ये अवधारणा बना ली नेगेटिव से फेल हो जाते हैं, और आपने कह दिया कि अब की बार नेगेटिव मुझे क्या करनी है, शून्य करनी है। फेल होंगे पक्के। समस्या ये नहीं कि इस चीज पर नेगेटिव शून्य पर काम करना है, इस पर काम नहीं करना है। काम करना है कि कौन से प्रश्न को नेगेटिव करने जाने से रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है, इस चीज पर काम करना है। और इस चीज पर काम केवल उसके लिए एक ही बात है, वो ये है कि यदि विकल्प 2 हैं, आप रिस्क लीजिए, आप रिस्क लीजिए। और अगर विकल्प 2+ बचे हुए हैं, कतई रिस्क मत लीजिए। ठीक है, बस एक सामान्य सी बात है। इससे क्या है, नेगेटिव फायदेमंद बनेगी आपके लिए, है ना। और वो नेगेटिव के प्रति जो आपका फोबिया है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो देश के जो प्रतिष्ठित टीचर्स हैं ना, उनका ये स्टेटमेंट है, उन्होंने इस चीज को बताया है। और कई एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिन एग्जाम्स में, जैसे आईएएस और आरएएस प्रीलिम्स, अगर आप देखेंगे ना एग्जाम्स, उनमें पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में सही आंसर क्या है। आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन लगने लगते हैं कि इसका सही आंसर की में भी सही नहीं है, मतलब आरपीएससी भी सही नहीं मान रही। अब ऐसे प्रश्नों में आप जो कहे अगर पक्का पता होगा तो ही मैं लगाऊंगा, तो फिर वो तो फेल अवे धरे है ना, क्योंकि उन प्रश्नों में हर एक प्रश्न के बारे में पक्का इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि ये 100% सत्य है क्या, है ना। वहां पर इसी तरह से चला जाता है। खैर, ये बात, ये नेगेटिव मार्किंग से संबंधित जो भी बातें थी वो मेरी तरफ से खत्म है। आपका कोई अगर प्रश्न हो नेगेटिव मार्किंग से संबंधित तो आप नोट कर लें अपने पेज में, है ना। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में आप नोट कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने आपसे, किसी भी टीचर ने जो भी कुछ कहा हो, कोई भी ऐसी अवधारणा बनी हो, है ना, ऐसी अवधारणाएं बनी हो, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी अवधारणाओं को तोड़ दिया जाए। कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप नोट कर लें। नहीं है कोई प्रश्न? ठीक, बढ़िया, है ना। है तो नोट कर लें, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है। नेक्स्ट। हाँ, अभी प्रॉब्लम्स पे अपन पूछेंगे कि क्या प्रश्न है आपके, है ना। सिलेबस पूरा कैसे करें भाई, ये तो मतलब सब, ये तो समस्या है, क्योंकि किसी का पूरा नहीं हो पाया। हमको तो, हमने इतने एग्जाम्स दे ले और कम से कम 4-5 जगह नौकरी कर ली है ना। एक बार एसएससी के थ्रू सीजीएल में जॉब कर चुका हूं मैं, एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर चुका हूं मैं, है ना। टीचर ग्रेड 3rd में 8-9 साल जॉब कर ली। टीचर ग्रेड 2nd में 2018 में पोस्टिंग हुई, 22 में रिलीव हुआ हूं, 4 वर्ष यहाँ जॉब कर ली, है ना। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर आरएएस एलाइड में जॉब कर ली, और अब आरएएस स्टेट में हूँ जॉब करेंगे, मैंने 3-4-5-6 जगह जॉब कर ली। लेकिन सिलेबस पूरा कब नहीं कर पाए। हर बार एक पेपर देके आवते हैं, प्रश्न गलत है जाते, और बालंगी साइड से बस में जब बैठते या ट्रेन में जब बैठते तब एक ही चीज ध्यान में रखते हैं कि अब की बार जो पेपर देवे जाऊंगा ना, मैं पूरा पढ़ के जाऊंगा, फिर देखेंगे जो कहां से पूछे हो। और फिर जो पेपर देवे गए तो मैं बस में इतने जब जाते हैं तो हमेशा ये आशंका, डर बना ही रहता था कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, है ना। करंट 6 महीने की कर पाई, 8 की नहीं है पाई, 10 की नहीं है पाई, 12 की नहीं है पाई, फलानी जगह तेरे प्रश्न पूछ ले, मतलब वो डर नहीं खत्म होगा, है ना। रैंक काफी अच्छी रैंक आ गई ना, टीचर ग्रेड 3rd में तो मेरी 9वीं रैंक की, लेकिन जब रिजल्ट देखा था ना तो उस समय पैर कांप रहे थे। अरे 9वीं रैंक की तो पैर कांप रहे। ये दिस इज द नेचर ऑफ कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा का ये नेचर होता है ना। कई जो आईएएस टॉप करते हैं ना, उनकी आप बातें सुनेंगे तो वो जो कहते हैं कि अब हमें आशा ही नहीं थी कि हम टॉप कर जाएंगे, लेकिन वो टॉप करेंगे। और रिजल्ट देखते समय उनको भी डर लग रहा था, अरे तुमने टॉप करो है, तुम क्यों डर रहे। मान लो रैंक 1 आई है तो रैंक 10 आ जाती, 20 आ जाती, 50 आ जाती, सिलेक्शन तो फिर भी था आपका, फिर आपको डर क्यों था? क्योंकि वो मतलब कंपटीशन एग्जाम का ऐसा नेचर होता है, कुछ कह नहीं सकते, वो भी चेंज हो जाता है। फिर क्या करें, सिलेबस पूरा अगर नहीं हो तो फिर पेपर देवे मत जाओ, ऐसा कर लेंगे, ऐसी अवधारणा बना ले। अरे ऐसी अवधारणा बनाएंगे तो एक पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो पूरा कभी भयो ही ना, है ना। तो फिर क्या करें, सिलेबस को पूरा करने का मेरा मतलब यह है कि जैसे सिलेबस अगर 100% है तो इसकी तरफ हमें बढ़ना है ना, इसकी तरफ बढ़ना है। 100 नहीं हो पाया, 99 तक बढ़ो, 98 तक बढ़ो, 95 तक बढ़ो, 90 तक बढ़ो। ये आदर्श स्थिति है,
100% आदर्श। हाँ, अगर सिलेबस में वो ये कह देता ना कि ये बुक है और इससे बाहर नहीं जाएगा, तो शायद आप 100% भी कर पाते, लेकिन यहां ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो ना मान लो 2 बुक पढ़ ली, पॉलिटिकल की 2 बुक पढ़ ली, फिर भी दिमाग में ये रहेगा यार वो तीसरी नहीं पढ़ पाई, बामे तो नहीं पूछ ली, क्योंकि वहां पूछने की संभावना है कि वो तीसरी में से ही पूछ सकता है, तो फिर वो डर तो रहेगा। इसको तो मतलब मान के चले ही तुम, है ना, जो मत कहियो तुम के साहब, वो डर खत्म है जाए एक बार हमें पक्का। मतलब कई आदमी है ना, वो जो कहते हैं कि साहब गारंटी ले लो, गारंटी। अरे कैसे ले ले गारंटी? ये चीजें ऐसी है कि गारंटी ले ही नहीं जा सकती। पैसा बढ़ाए तुम, जैसे तुम फीस 2400 तो मैंने रखी है ना, बाकी जगह पे 24,000 ले लो और गारंटी ले लो, गारंटी ले ही नहीं जा सकती। फिर वो मतलब तारीफ की बात तो यह है कि फिर भी लोग गारंटी ले रहे हैं, फिर भी लोग गारंटी ले रहे हैं। जिस चीज की गारंटी ली नहीं जा सकती उस चीज की फिर भी लोग गारंटी ले रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहां 100% सिलेक्शन होता है। अगर वो कह रहे हैं ना, सर्वथा गलत है, बिल्कुल गलत, ठीक है। फिर लोगों माने ना क्या बनाए दो कि साहब 100% तो क्या बोल ठीक ना, फिर वो जो कहते हैं कि जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं है जाए तब तक तू यहीं पढ़। ये कौन सा तरीका रो, है ना? ये भी ठीक नहीं। कई डॉक्टर कहते ना कि मैं मरीज है तभी जान दूंगा जब जाए ठीक कर ले, तो जान नहीं दे, तो हम सहमत है जाते हैं का ना, सहमत है तू 6 महीने डाले रखो तो है, 10 महीने पीछे थे ना कह रही कि अरे हमने तो पूरा प्रयास किया था लेकिन वो नहीं हो पाया, है ना। 3-4 महीना तक तैयारी करी, 4 महीना 6 महीना 2 साल तक तैयारी करी और बाकी बाद फिर तो मैंने कह दी कि अरे अब क्या करें ना है पाया, फिर क्या करें, फिर हम भी सालों ने लौटा के ले आवेगा ना ले। तो ये सब एक मिथक है ना, ये सब कुछ छोड़े, ठीक है। सिलेबस को हमें 100% की तरफ बढ़ना है, 100% की तरफ कोशिश करनी है कि हम 100 तक पहुंचे, ठीक है। 100 की तरफ नहीं भागना, मतलब 100 नहीं करना है, 100 की तरफ जाना है। अगर आप ये कहेंगे ना कि नहीं 100 ही करके माना हो, तो फिर वो थोड़ा घातक हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां सिलेबस फिक्स डिफाइन नहीं होता है कि पूरा, मतलब इस तरह 10th 12th की किताब पहले से फिक्स है कि साहब ये किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दे रखी है, इन किताबों में से प्रश्न आएगा। यहां ऐसा नहीं है, तो फिर आप 100%। और यही कारण है कि आज तक किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 100% नहीं जाती। जब कट ऑफ 100% ना जा रही तो फिर सिलेबस 100% की तरफ नहीं भागना, 100% नहीं करना है, बल्कि 100 की तरफ भागना है। खैर एक बात, अच्छा साहब, और मतलब नौकरी के लिए तो फिर जरूरी ही नहीं है ना। अभी देखिए राजस्थान पुलिस 2018 का मेरे पास एक डेटा है ना, और वो डेटा ये कह रहा है कि 20 सेक्शन में मात्र 6 क्वेश्चन मांगे थे 15 में से। राजस्थान पुलिस 2018 का एक डेटा है जिसमें हर सेक्शन में पास होना वहां जरूरी था, अनिवार्य था, और पासिंग मार्क उन्होंने रखे थे 6 क्वेश्चन 20 सेक्शन में, 15 में से 6। 20 सेक्शन इंडिया जीके वाला था, 6 क्वेश्चन लाने, और जो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन लेकर आए थे ना, वो सब जॉब कर रहे हैं 2018 वाले बैच के, क्योंकि वहां स्थिति रह रही कि वो उसने क्या कि हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, इसलिए स्टूडेंट्स पर्याप्त पास हो ही नहीं पाए और कई डिस्ट्रिक्ट्स में जगह खाली चली गई। वहां फिजिकल भी इतना ज्यादा टफ नहीं लिया गया था, सीना बीना 1 सेंटीमीटर कम है, चलो लड़का है ही नहीं, उतने है ही नहीं। अब 6 लाने हैं, फिर भी अपन नहीं ला पा रहे। वो 100 की डिमांड कर कहां रहा है, वो तो जो करो 15 में थे तुम 6 ले आओ, मैं तो नौकरी दे दूं। और हम 6 ना ला पा रहे, क्यों? क्योंकि हम लाएंगे तो 15 लाएंगे, नहीं हम 0 लाएंगे, एक नहीं लाएंगे, हम करेंगे नहीं। ये क्या है? ये अतिवाद है, एक्सट्रीमिज्म है ना, इसकी तरफ नहीं भागना। करेंगे तो 100 ही करेंगे, सिलेबस करेंगे तो 100% ही करेंगे, नहीं करेंगे, ये गलत है ना, इस तरफ नहीं होता। खैर, सिर्फ नौकरी में 100% होना, नौकरी प्राप्त करने के लिए सिलेबस का 100% होना आवश्यक नहीं है।
लेकिन अगर आप अपनी परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं, 100 की तरफ आप जा रहे हैं और परसेंटेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सिलेक्शन की श्योरिटी, ना, सिलेक्शन की श्योरिटी, निश्चितता में वृद्धि कर रहे हैं, निश्चितता में वृद्धि कर। इस बात को मैं और अच्छी तरह समझाता हूं। कैसे? ये सिलेबस की परसेंटेज यहां 100 और ये 100 सिलेक्शन की परसेंटेज, और सिलेक्शन तो 60% पर ही हो रहा है। ठीक है, आपने सिलेबस किया 60%, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक, फिर भी आप 100 की तरफ, आपसे कहा गया 100 की तरफ भागिए, फिर भी आप और बढ़ाते जा रहे हैं, और सिलेक्शन तो हो ही गया ना आपका, फिर भी आप और बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर क्या ये क्या वेस्टेज है, बेकार है? नहीं, ये बेकार नहीं है, ये आपके सिलेक्शन की निश्चितता में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, आपकी श्योरिटी में वृद्धि कर रहा है। अब आपकी पक्का निश्चित हो जाए। ठीक है, फिर इसको कैसे करें ना? कैसे करने के लिए, अब देखो चूंकि इतना कठिन है तो फिर भाई कैसे करें, इस चीज पर भी बात होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बात करें। अगर आपने 6 सब्जेक्ट है सिलेबस में, 6 सब्जेक्ट का मतलब अगर कॉन्क्रीट बात करें तो जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। ठीक है, मान लें ये सब्जेक्ट है किसी एग्जाम। ठीक है, और ये इनका लेवल है यहां तक। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करना शुरू कर दिया कि जा एक सब्जेक्ट में तो हूं एक प्रश्न नहीं छोड़ा, कब कंडीशन, चाहे बाकी ले मुझे और सब्जेक्ट छोड़नी पड़े, तो ये तो मरवे काम है नहीं? फिर वही अपना अतिवाद की तरफ फिर जा रहे हैं। तो मेरा मानना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी तो करनी नहीं है। ठीक है, एक औसत समझ, एक एवरेज पकड़ सब सब्जेक्ट पर आपकी होनी चाहिए। यह जरूरी है आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, कट ऑफ जितनी है वहां तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हर सब्जेक्ट की एक सामान्य समझ आपके पास होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट का मतलब मैथ की हर प्रश्नावली, दोनों तरह से देखें, ये सभी सब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट की, जैसे हम बात करें कि मैथ की, तो मैथ की सभी प्रश्नावली, ऐसा नहीं कि औसत में तो एक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ज्योमेट्री में कुछ पूछ लिया तो वहां शीर्षा विमुख कोण भी नहीं पता है, ऐसा नहीं है ना? वहां भी चीजें पता होना चाहिए, यहां भी चीजें पता होना। प्रतिशत में अगर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में बहु करते हो, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में से यह भी पूछ लिया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो नहीं करेंगे। लंब बटेकरण के आधार बटेकरण ये क्या होता है, वो नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है ना? सब सिलेबस के सब सब्जेक्ट पर सामान्य समझ प्लस किसी एक सब्जेक्ट के सब चैप्टर्स पर सामान्य समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे। किसी एक सब्जेक्ट पर थोड़ी ठीक समझ हो जाए, कट ऑफ से ऊपर निकल जाए, ये सामान्य सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या है, जैसे एग्जाम में क्या होता है, इसके पीछे भी साइंस है, ऐसे नहीं, मैंने हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पीछे भी साइंस है। क्या साइंस है? पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चन पूछे, उनमें से 5 क्वेश्चन इजी होती है, बहुत सरल होते हैं, 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, 2 क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 5 हो जाने चाहिए। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं। मैथ सेम कंडीशन ये, मतलब ये जो ग्राउंड लेवल पर जो प्रश्न है ना, वो सबके हो जाने चाहिए। ठीक है, किसी एक या 2 सब्जेक्ट के मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न हो जाने चाहिए, किसी एक या 2 सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। इन अगर आप, मैं कह रहा हूं कि आपको जो तैयारी करनी है ना, वो इस लेवल पर नहीं करनी है,
क्योंकि हम भाई प्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि हम जो तैयारी करेंगे ना वो हम इस लेवल की तैयारी करेंगे, इस लेवल की, और वो सभी सब्जेक्ट्स, ठीक, यहां नहीं भागना है। और अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं कि सभी सब्जेक्ट की ये इस लेवल की और किसी एक सब्जेक्ट की इस लेवल की, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से सिलेबस को बनाया जाता है। कई पेपर्स में मैंने ये देखा है कि प्रश्न ये पूछा गया है राजस्थान में जिले कितने, और बहुत स्टैंडर्ड पेपर है वहां ये पूछा गया। अब तुमने ये प्रश्न एक पढ़ लिया और एक पढ़ के तुमने कह दी अरे यार पेपर बिल्कुल सरल है, तो ये गलत है। एक प्रश्न के आधार पर पेपर पूरा सरल नहीं बताया जाता, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं क्योंकि कई कट ऑफ बहुत कम नहीं गिर जाए, है ना। अब ये इस तरह के जो प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न सिलेक्शन तो नहीं करवाते, लेकिन इस तरह के प्रश्न कट ऑफ में एक थोड़ा बेस दे देते हैं ना, एक आधार प्रदान कर देते हैं। नहीं कि बेइज्जती हो जाती है अपनी। बेइज्जती कैसे? कट ऑफ मान लो गई 12%, जैसे अभी राजस्थान पुलिस 2018 में बेइज्जती भाई, जगह खाली चली गई। अगले साल 2021 राजस्थान पुलिस आई है ना, वहां में जो नियम हटा दिया कि हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, फिर उसमें यह नियम बना दिया कि टोटल जो नंबर आपके हैं उसका 40% ले आइए, बस हर सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है ना। अगर मान लो किसी एग्जाम की कट ऑफ 10% गई, तो अदर यूपी बिहार एमपी वाले स्टेट ये कहते हैं भाई राजस्थान की मोड़े यार, तो 10% कट ऑफ ही गई है, एक बेइज्जती टाइप होती है। अगर किसी प्रश्न की किसी पेपर की कट ऑफ 99% गई, तब बोर्ड की बेइज्जती होती है। चली तब वो क्या कहते हैं कि ये कट ऑफ एक ऐसे स्तर पर रहे कि वो मतलब बेइज्जती है ना, 60 70 80 के बीच में रहे। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कुछ ऐसे प्रश्न भी डालना, और कट ऑफ 100 नहीं चली जाए उसके लिए जरूरी है कुछ ऐसे प्रश्न भी डालना। अब ये प्रश्न जो ये डाले गए हैं वो इसलिए नहीं डाले गए हैं कि इससे आप पेपर का अंदाजा लगा दो कि पेपर सरल है और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न इसलिए नहीं डाले गए हैं कि आप इनको करके आइए, ये प्रश्न सिर्फ इसलिए डाले गए हैं कि कट ऑफ 100% नहीं चली जाए। तो फिर हम इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, और ये वो चीजें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेट करेंगी, है ना, स्वतः अभिप्रेरित करेंगे, अपने आप अभिप्रेरित होने लगेंगे। 6 क्वेश्चन, 15 में से 6 क्वेश्चन मांगे थे। सामान्यतः स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, पहला पेज देखा है, 3 प्रश्न छपे हैं वहां पे, क्योंकि इंग्लिश वर्जन भी था उसका प्रश्न का, तो एक प्रश्न काफी जगह कवर कर रहा था। तो एक पेज पे 3 प्रश्न छपे हैं, तीनों में थी एक उनायरो, बच्चे का दिमाग खराब। दूसरा पेज पलटा, फिर 3 एक उनायरो, मतलब लगातार 6 प्रश्नों में एक भी प्रश्न नहीं आया। तो कुछ स्टूडेंट जो मतलब थोड़ा मैच्योर नहीं है, उन स्टूडेंटों ने तो अवधारणा बना ली, क्या फेल है। और अभी हकीकत में अभी फेल बहुत हो रही हो जी, पर ये जो अवधारणा बना ली ना, अंतरात्मा में तो एक आवाज आएगी कि फेल है। अब जो बच्चे 9 प्रश्न है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो अवधारणा बनेगी फेल है वो। 9 के 9 कद जिनमें छांटो नहीं, और अब वास्तव में फेल है। जब बाद में कट ऑफ आई तब पता चली कि राजस्थान पुलिस 2018 में 6 मांगे बांध, तो अगर ये नॉन ने ढंगते देख ले तो शायद यहां से 6 निकल जाते हैं। फिर उसको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अब क्या एहसास हो गया, टाइम एंड टाइम नॉट वेट एनीवन, कबो इंतजार न करते। बिंजो न कहते कि नाविक तैयार होगो, ज्वार भाटा जब आवेगो तब नाविक तैयार हो, नहीं, नाविक को तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि ज्वार भाटा कब आए पता ही नहीं। आपके अनुकूल पेपर कब आता है, आपकी स्थिति कब सही होती है, ये आपको पता नहीं है। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मुद्दा सिलेबस पूरा कैसे करें, 2 बातें इंपॉर्टेंट। 100% करना है ऐसा नहीं विचार करेंगे, 100% की तरफ
प्रयास करना है, ऐसा विचार करें। दूसरी बात, सिलेबस को मॉडरेट लेवल तक तैयार करना है और किन्हीं 2 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करना है। सिलेबस के हर एक पॉइंट को मॉडरेट लेवल तक तैयार करना है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में, पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ, ये प्रश्न था। अब लड़का लेके आएगा सर जी ये प्रश्न हम पे तो छूट रहे हो। मैंने देखो, मैंने कहा यार जी ये तो नहीं रहना चाहिए, जित तो पते कर रहे हो तो तुझे सजा मिलेगी पक्की, और वो सजा तो एक ही है, मतलब आउट। क्यों सर जी एक रहेगा तो काय हो, इसलिए सजा मिलेगी क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा था पल्स पोलियो अभियान, ये लिखा था सिलेबस में। और सिलेबस में ये लिखा है, और इसमें से सबसे सरल प्रश्न कौन सा बन सकता है, पल्स पोलियो अभियान में कौन कौन सी वैक्सीन पिलाई जाती हैं, कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो पल्स पोलियो अभियान से उन्मुक्त हो चुके हैं, कहां कहां पोलियो का मामला नहीं देखा गया। ये तो कठिन प्रश्न है। सरल प्रश्न तो इसका केवल एक ही है, ये कब शुरू हुआ, और वही क्वेश्चन आपसे छूट गया, ये मतलब सजा मिलेगी। सरल प्रश्न कौन से हैं, कठिन कौन से हैं, ध्यान दिया ना जवाब। ये अगर हमें सब परिभाषा पूछे ना कि सरल प्रश्न किसे कहते हैं और कठिन प्रश्न किसे कहते हैं, तो ये तो भाई सब अपनी अपनी परिभाषा अपने हिसाब से बताएंगे। एक एक आ जाए जो प्रश्न आ रहे हैं वे सरल है, बी के आ जाए जो प्रश्न बी पे आ रहे हैं वे सरल है, सी के आ जाए जो प्रश्न सी पे आ रहे हैं वे सरल है। तो फिर वास्तव में सरल प्रश्न क्या होते हैं, ये परिभाषा सही थोड़ी है, ये तो हर आदमी के अनुसार परिभाषा बदल रही है। वास्तव में सरल प्रश्न वो होते हैं जो प्रश्न सीधे सिलेबस से पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है, जो पॉइंट वहां से सीधे ही पूछे जाते हैं वो सरल माने जाते हैं, और जो सीधे न पूछ के थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कठिन माने जाते हैं। वास्तव में परिभाषा तो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरल प्रश्न एक भी नहीं छूटना चाहिए आपसे, तो इसका मतलब यह है कि सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कंप्लीटली तैयार हो जाने चाहिए, नॉट पीएचडी, एक एवरेज स्तर पर तैयार होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के करेंगे ना तो सिलेबस निश्चित रूप से 100% कंप्लीट हो जाएगा, और 100 नहीं हुआ तो 95 to 100 तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में मुझे पीएचडी करनी है तो कतई पूरा नहीं होगा। ये मतलब मैं लिख के दे देता हूं आपको, सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता। अगर आप मान लो इस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे, किसी दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, वो तो कंप्रोमाइज तो करना पड़े, और कंप्रोमाइज करना किसी दूसरे के साथ, वो दूसरा फिर बदला लेगा। ठीक है, सिलेबस से संबंधित मेरी तरफ से जो इंफॉर्मेशन देनी है आपको वो मैं दे चुका हूं। आपका कोई प्रश्न हो सिलेबस से संबंधित तो आप नोट कर लें, अन्यथा अपन अगले पॉइंट पर बढ़े। एक पॉइंट और बचा है, उस पर चर्चा करेंगे, फिर अपन प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न लिखें, कोई प्रश्न यदि है तो प्रश्न लिखें। नहीं, ऐसे अगर आप देखो अब तुम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। या 1 घंटे का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, और आज से अपन जो ब्रेन वॉश जो बात होती है ना, ब्रेन वॉश करना, आज अपन ब्रेन वॉश की करके जाएंगे, ब्रेन की एकदम धुलाई करके जाएंगे, और जो भी कचरा पड़ा हुआ है ना ब्रेन में उसको हटा के जाएंगे, है ना, और नई नई चीजें जो वास्तविक चीजें। और अच्छा, तुम मेरी बात मान क्यों रहे हो सब, मतलब तुम अगर कहें हम सब तुम्हारी बात क्यों माने, कहेंगे कि नहीं? चलो जाके मैं एक अलग से स्लाइड लगाए रखी है, जो भी आवेंगे, लेकिन वो मैंने बाद में ला के रखी है, हम आपकी बात क्यों माने, जहाँ पे थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले अपन अपने पॉइंट पे बात कर ले, है ना। तो क्या पॉइंट पे बात कर ली अपन ने? टाइम मैनेजमेंट बात नहीं हो पाई है ना, टाइम मैनेजमेंट पे बात नहीं हो पाई है। मोटिवेशन पे बात हो गई, मोटिवेशन की तो अब हमें जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पे बात हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट किस तरह से करें वो बात हो चुकी है। स्टडी मटेरियल पे बात करनी है और टाइम मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो स्टडी मटेरियल पे 2 मिनट में बातें खत्म करेंगे, लेकिन बातें पहले सिलेबस कंप्लीट वाले पॉइंट पर आप एक प्रश्न तो कम से कम लिख लें, है ना, एक आध दो तो प्रश्न लिखे। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट वाले पॉइंट पर किसी भी एक स्टूडेंट ने कोई प्रश्न लिखा है क्या?
ये गलत बात है ना, मतलब सब प्रश्न का सॉल्यूशन है वो तुम, कोई प्रश्न नहीं बचा है दिमाग में। लिखे नहीं लिखे और विचार करें, लिखे। तुम लिखेंगे नहीं तब तक अपना सेशन प्रभावी नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं पूछेंगे तब तक अपना सेशन प्रभावी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर क्लास में मत पूछिए तुम, फिर क्लास में पूछते तुम क्या जाचिए बताओ, मोटिवेशन करो, सिलेबस पर, वो सिलेबस में बात करेंगे ना, फिर मोटिवेशन पर क्यों बात करें। अभी मोटिवेशन के का एक क्लास रख ले ना अपन, या पूछो कितना पूछना है आपको, नहीं है कोई पॉइंट नहीं है, कब बाद में, पढ़वे के दौरान, तो हाँ नहीं पूछ, रिकॉर्डिंग, ये जो समस्या आपकी है ना, यही चीज तो हमें खाई जा रही है, हमें शर्म लग रही है। जो समस्या आपकी है ना, वो समस्या हर एक स्टूडेंट की, जो पेपर में बैठा हुआ है और तुमने तैयारी करी है ईमानदारी की, और अगर तुम्हारा पसीना निकल रहा हो तो में समन के पसीना निकल रहे हैं, बशर्ते ये है काउ की श्वेत ग्रंथि काम कर रही है, काउ की ना कर रही, काउ को पसीना दिख रहा है, काउ को ना दिख रहा हो। लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली तैयारी की है और आपका पसीना अगर निकल रहा है तो सबका पसीना निकल रहा है, या चीजें मान के चलिए तुम, है ना। कभी कभी अपन बहुत हल्के में ले लेते हैं इन चीजों को, वो बोलते दूसरा भाव जो है ना, हमारा पसीना निकल रहा हो पेपर के माए और पढ़ते पढ़ते हम पागल है गए, और दूसरा हंस रहा हो, अरे सरल पेपर, वो एलियंस तो रही है वो, जब रिजल्ट आ गए नहीं तब देखिए तुम रोल नंबर ले लिए, तू अपना रोल नंबर और लिखा गया और देखिए तो ढूंढे तो नहीं मिलेगा पापा नाम। ऐसी चीजें मैंने बहुत देखी, कहियो इतना कठिन पेपर में हालत खराब है रही और वो हंस जा रहे यार जब को कहा बनाए, मेरे पास तुरंत रोल नंबर लो, मैंने कि तू भैया ने कहाँ तैयारी करी है तेने, रोल नंबर नहीं लो, केवल इतने की पूछी बात कहाँ तैयारी करी है तेने, तो वो जो कह रहा हूँ कि वो अभी तो पहलो ही पेपर हो में मैं देख भी आयो कि पेपर कैसा हो, तो मैंने तेने देखू लो, देख के तेने जज कर दिया ये पेपर सरल है, उसका तो बहुत आई बात है और तो गाली वाली दऊ जाती है, तो वो मैंने कहा ये ठीक ना है, मतलब एक आदमी जो खुद पेपर देखने आया है पेपर कैसा आता है, उसने पेपर को देख लिया और एक जज कर दिया पेपर सरल है, कुछ नहीं, और बाकी बात हम मानेंगे। एक आदमी जो ना पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं है, एक साधु वर्ष बना हुआ है और उसने कैंसर की दवाई हमको बता दी, अभी साइंस पढ़ी नहीं है उसने और माने कैंसर की दवाई हमने बताई दी, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात ये है कि हमने बाकी बात मान ली, ये दुख की बात। तो फिर मतलब मुद्दा ये भी होता है ना कि हम किस किस की माने, किसकी नहीं माने, ये भी मतलब एक विचार का बिंदु है। वो बात आई ना हम आपकी क्यों माने, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। स्टडी मटेरियल में क्या रखा, कुछ भी नहीं, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है सिलेबस का हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, एक औसत समझ हर एक पॉइंट पर हो, और अगर हम इस टारगेट को लेकर चल रहे तो ज्यादा खतरनाक स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। एक किताब आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक किताब, ठीक है। एक क्लास में बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, और मॉडल टेस्ट, एक किताब घर पे तैयार करेंगे, एक क्लासरूम के नोट्स होंगे, और जितने मॉडल टेस्ट है, मॉडल टेस्ट का मतलब मेरा जितने पेपर, चाहे आरपीएससी ले, चाहे यूपीएससी ले, या आरएसएम भी ले रहा है, यूपी पुलिस ले रहा है, बिहार ले रहा है, जितने पेपर हो रहे हैं उन सब पेपर्स को देखते रहे, इस टॉपिक में से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जैसे अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया, मान लो संविधान सभा, इसको कंप्लीट कर लिया क्लास में, तो क्लास नोट्स तो तैयार हो गए। इस टॉपिक को अपने घर पे जो किताब है उसमें से पढ़ दें, उसके बाद कुछ नहीं, जब भी कोई टेस्ट ले तो न्यो ढूंढे कि संविधान सभा में थे जन कौन सा प्रश्न,
और मस्त रहे, तो तनाव लेने की आवश्यकता का युद्ध लड़ भी जा रहे का नहीं, एक छोटा सा एग्जाम दे भी जा रहे। उसके लिए ब्रेन का साफ होना बहुत जरूरी है। शारीरिक मेहनत का काम थोड़ा ही है, तुम्हें लिख लो 3 घंटा बैठ कर वहां कहीं बोला, मतलब दिमाग का काम, और वो ही खराब कर लो तो काय को गई। वो लिखवा थोड़ी रहोगा क्या, तुम आपको फिजिकली काम आपसे करवा रहा है, वो केवल मानसिक टेस्ट ले रहा है, और मानसिक रूप से आप व्यथित हैं तो टेस्ट में तो फेल होंगे। नहीं बस भाई वो वहां टेस्ट जो ले रहा है वो क्या जांच करना चाहता है, आपके दिमाग को जांच करना चाहता है ना। शरीर की जांच करने के लिए फिजिकल टेस्ट लेगा वो अलग, आपके दिमाग की जांच करना चाहता है, और दिमाग तुमने खराब कर रहा है तो होंगे नहीं होंगे, तो फेल होना ही। तो दिमाग खराब क्यों कर, सिंपल क्लास में पढ़ेंगे, क्लास नोट्स जो है उनको तैयार करें, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको तैयार। पिछले जितने एग्जाम्स हुए वो हमने देख लिया, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एक भी प्रश्न आउट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन छपे मिलेंगे तुम्हें। और फिर हमें 100% कहां तैयार करना है, कट ऑफ 100 जा कहां रहा है, तो 100 की तरफ हम भाग रहे हैं। क्लास नोट्स प्लस घर पे एक किताब आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा संतुष्ट रहे उसके लिए। पेपर जब भी हो एकदम पैनी नजर रखें, वो पेपर देके आया हो, कौन से प्रश्न पूछे, कहा पूछो, उसे कन्वर्सेशन कर, बात कर, वो बहुत शानदार है ना, वहां से होती है तैयारी तो जबरदस्त। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो लिख ले 1-2 मिनट में। स्टडी मटेरियल में मेरी तरफ से आप फाइनल बहुत है, इतना स्टडी मटेरियल अब इतने से हो जाएगा, क्यों परेशान है, नहीं लिखें, पहले लिखें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, लिखें स्टडी मटेरियल से संबंधित क्या, तो ये चीज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, फलाने टीचर ने मुझे बताई, मैंने ये बताया था, उसको क्या करें, बाकी बात वो उन सब चीजों पर चर्चा करें। नहीं ये मतलब 1 वे कन्वर्सेशन हो रहा है, 1 वे कन्वर्सेशन मतलब एक तरफा, जबकि आज क्लास नहीं थी, आज सत्र था, सेशन था, और सेशन क्या होता है ना, जहां 2 वे कन्वर्सेशन आपकी तरफ से भी हो मेरी तरफ से, तब वो सत्र का जो मूल उद्देश्य है ना वो पूरा हो पाता है ना। लेकिन लगातार हम 1 वे कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपसे ये अनुरोध है कि इसको 1 वे कन्वर्सेशन नहीं बनाए, मतलब सत्र को क्लास में नहीं कन्वर्ट कर। ठीक, एक पॉइंट बचा अपना क्या, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार चर्चा करें समय प्रबंधन। अरे समय तो 24 घंटा ही है ना, फिर किसी के पास 24 घंटा से अधिक नहीं है, और इनमें से कुछ टाइम ऐसा है जो अपने हाथ में है नहीं, वो तो हमारा है ही नहीं, क्या, स्लीपिंग टाइम बेहद इंपॉर्टेंट, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ये बड़ा जरूरी है ना। कई लोगों को तो यही आदत है कि मतलब अगर दिन में वो हल्की सी स्लीप, हल्की सी झपकी एक नींद होते, अगर वो नहीं ली ना तो फिर उनका दिमाग अच्छी तरह से काम करता ही नहीं है, और होनी भी चाहिए, वो एक हल्की सी नींद होनी ही चाहिए। ये 8 घंटे है ना, ज्यादा है। जैसे अपन 11 से सो रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे जगेंगे 7 घंटे है ना, 7 घंटे पर्याप्त, 7 घंटे पर्याप्त। ठीक है, ये तो अपने हाथ में है, खाना और ना अपने हाथ में, और जिनके संग अगर तुमने कंप्रोमाइज करो ना तो मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, पढ़ने के लिए पहली प्राथमिकता है ये। बिना कोई आप कितने दिनों तक पढ़ लेंगे, नहीं पढ़, खाना आधा घंटा, 1 घंटा तो ना टाइम, 2 घंटा ये तो निकालना है। ठीक, उसके बाद दैनिक क्रियाएं है ना, स्नान करना है, लेटरिन वॉशरूम टूथब्रश वगैरह वगैरह, उसके लिए कम से कम 1 घंटा तो निकाल,
है ना, तो 2 घंटे टाइम ये कंज्यूम है, ठीक है। 7 2 9 2 11, है ना, ये आवश्यक क्रिया, ये अपने हाथ में है नहीं, 11 घंटे का जो टाइम है अपने हाथ में है नहीं, बच रहा है 13 घंटे का टाइम। इसका क्या, इसका जो कुछ करना है वो इसका करें, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसके साथ अगर छेड़छाड़ करी ना तो फिर वो तो घातक हुआ ना, जीवन घातक, तो इसके साथ तो हाथ लगाओ मत ना। अब ये बच गया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कहते किसे हैं, निर्धारित सीमित समय में, क्योंकि सबके पास सीमित ही है, सीमित समय में अपने कार्य क्या हो जाए, पूरे हो जाए, सीमित समय में अपने कार्य पूरे हो जाए, यही तो टाइम मैनेजमेंट है, समय प्रबंधन। अच्छा, पूरे, अब कार्य पूरे हो जाए, कार्य आज तक कभी पूरे है पाए कब ना, जो भी आदमी, जितने आदमी से मिले हो तुम, बड़े बूढ़े से मिले हो और मैंने जो पूछी हो, कैसा कोई ऐसा आदमी बताओ जो मृत्यु शैया पर पड़ा हो और ये कह रहा हो कि अब मैं संतुष्ट होके जा रहा हूं, वो कोई भी आदमी ऐसा नहीं। जब मृत्यु शैया पर पड़ा होगा ना, तब वो जरूर ये कहे ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। छोटे मोड़ा की 2 मोड़े की तो देख ली शादी, जब छोटे भाई की ओर रहेगी, जाकी और रह जाती, फिर भगवान भले ही उठाए ले तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो छोटे की है भगवान आएगा तुरंत, कहीं का छोटे की है जाती मैं उठा ले तो वो फिर नहीं, वो मैंने मजाक करी पहले, अभी और नेक और कुछ 1-2 काम और रहे, मतलब ये तो कब पूरे होते ना। तो फिर ये समय प्रबंधन क्यों चिल्ला रहे, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि समय प्रबंधन दरअसल ये है नहीं, समय प्रबंधन ये है कि सीमित समय में अपने जरूरी कार्यों को पूरा करना ही समय प्रबंधन। कार्य तो आपसे रहेंगे, कुछ काम तो आपसे रहेंगे, ये निश्चित है। फिर वो काम कौन से रह गए आपसे, क्या वो काम जरूरी काम रह गए आपसे या अनावश्यक कार्य आपसे रह गए, ये है समय प्रबंधन। तो जरूरी कार्यों को निर्धारित समय में निपटा देना ही समय प्रबंधन। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी कार्यों की प्राथमिकता का क्या कर लें, निर्धारण कर लें कि कौन से काम पहले नंबर पर है, कौन से दूसरे, कौन से तीसरे, कौन से चौथे, पांचवें और छठे। ये तो हुई सामान्य। अब एक स्टूडेंट के एंगल से देखें, कई स्टूडेंट ये पूछते हैं, सॉरी सेल भी कह के देखें, आ रही है बात, ठीक। लेकिन कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सब पेपर में 2 घंटे का टाइम है, सबसे पहले क्या करूं मैं, सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट है करूं। अब ये प्रश्न अगर कोई बंदा पूछने आया है ना टीचर को, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करना चाहता है, वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहता है, क्योंकि वह सब्जेक्टों की प्राथमिकता का निर्धारण कर रहा है। कौन सी सब्जेक्ट मेरी प्राथमिकता में रहेंगी, कौन से दूसरे नंबर पर, कौन से तीसरे नंबर पर, कौन से 4 नंबर पर। और ये वो समय प्रबंधन की वजह से परेशान है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। और अच्छा है, पूछना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम, पूछना चाहिए उसको। लेकिन बड़ी मतलब हैरानी की बात यह है कि टीचर उसको बता भी देता है कि तुझे कौन सी सब्जेक्ट पहले करनी है। ये गलत है, ये टीचर को नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता एक वस्तुनिष्ठ विषय नहीं है, प्राथमिकता आत्मनिष्ठ विषय है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आपके लिए प्राथमिकताएं कुछ है, एक व्यक्ति ए है, उसकी पकड़ जीके पर बहुत अच्छी है, तो इसकी प्राथमिकता क्या है, जीके है। एक व्यक्ति बी है, वो मैथ में बहुत अच्छा करता है, तो इसकी प्राथमिकता क्या है, बी है। पहले इसको कौन सी सब्जेक्ट करनी चाहिए, पहले बी करनी चाहिए, क्योंकि बी के लिए कहीं ऐसा नहीं होगा बी छूट जाए। और बी छूटने का मतलब क्या है, आपसे जरूरी चीजें छूट गई। जीके में आपको कुछ आता नहीं है, तो पहले नंबर पर जीके आप प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं।
मान लो किसी कारणवश टाइम नहीं बचा, वो जीके छूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और जीके मान लो टाइम बच जाता और जीके आप करते तरीका कर लेते, तो जीके तो तुम पे आवती नहीं, तो वो छूट गई तो क्या फर्क पड़ेगा, कछु नहीं। और टीचर बता देते पहले मैथ करना है तुझको, पहले रीजनिंग करनी, दूसरे नंबर पर रीजनिंग करनी है, तीसरे नंबर पर हिंदी करनी है, चौथे पे जीके करनी है, और सबको क्लास में और बताए हुए लगे। ये गलत है ना, क्योंकि हर व्यक्ति की स्ट्रांगनेस और उसकी वीकनेस को केवल बढ़िया तरीके से वही व्यक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। कि उसकी क्या क्या उसके मजबूत पक्ष है और क्या उसके कमजोर पक्ष है, इनको वही व्यक्ति जानता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप निर्धारित समय, जो भी समय बचा है एग्जाम के लिए, उस समय में आप उस समय में कहीं कोई जरूरी सब्जेक्ट तो नहीं छोड़ रहे। एक और सिंपल सा एग्जांपल, एक स्टूडेंट है और वो निकल के आयो, क्लासरूम में थे, एग्जाम दे के आयो, मैं बाकी संग ही हूं, और मैंने उसको एक प्रश्न किया, जैसे वो निकला तुरंत मैंने एक प्रश्न किया, हाँ बेटा ठीक हो गया, मैंने कहा साहब पेपर बिल्कुल ठीक हो गया, बस एक कमी हो गई, क्या, 10 प्रश्न छूट गए, 10 प्रश्न छूट गए। ठीक है, एक लड़का और है बी, वो दे भैया, बाबू मैंने पूछी क्या भाई, 10 प्रश्न छूट गए। एक और लड़का है सी, अब 10 प्रश्न छूट गए। ठीक है, क्या तीनों फेल होंगे का, नहीं। अगर प्रश्न पूछने वाला अगर शानदार व्यक्ति है ना, तो फिर उसका दूसरा प्रश्न भी होगा साथ ही, क्या, ऐसे प्रश्न दूसरा ये होगा कि ये प्रश्न जो तुझसे 10 छूटे हैं, वो तूने पढ़ लिए थे क्या, तुझे पे आ रहे थे ये, या तूने पढ़ ही नहीं पाए, टाइम कम बचा तूने पढ़ ही नहीं पाए। तब इसका जवाब ये था कि साहब मैंने बहुत प्रयास करो, टाइम कम नहीं पढ़ो, लेकिन मैंने बहुत प्रयास करो ये करने को, लेकिन वे भय ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पास। जाते पूछी, टाइम कम पड़ेगा, मैंने 10 पढ़ ही नहीं पाए, ये फेल। शायद भी दर्शन में कछु ऐसे है इनको ये कर लेता, उनकी वजह से फेल हो जाए, शायद शायद फेल, शायद फेल। जाए पूछी, 10 सजी कल ले मैंने निशान लगाए ले सही सही, और मैं पक्की पता ही सही है, और वो मार्कशीट में छूट गए भी, वो मार्कशीट में नहीं भर पाए, पक्का फेल है। जाए मतलब को ना रो। तो ये सब क्यों हो रहा है, 10 7 पे तो छूटे, लेकिन ये हो रहा है समय प्रबंधन के कारण, है ना। तो समय प्रबंधन क्या है, उसमें मतलब ये कि आप मतलब पूरा करेंगे हम, ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आप पेपर छोड़ आओ तो सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि छूटा क्या है, महत्वपूर्ण वह है कि छूटा क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा जिस चीज पर अपन ने बात कर ली, स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस कंप्लीट, नेगेटिव मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन। ठीक है, एक 10 मिनट की अपन क्लास रखेंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड, 10 मिनट या 5 मिनट जो भी हो, है ना, 10:30 का टाइम हो रहा है, तो फिर उसके बाद अपन खत्म करेंगे क्लास से। ठीक है, 2-3 मैसेज के बाद, है ना। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ ले। हाँ पीछे लिखो, कछु कछु लिखो, हाँ ना बोलो, कछु लिखो, वो प्रश्न लिखो, नहीं बढ़िया, क्या कर रहे हैं तुम यार, हाँ ना पीछे, हाँ बेटा कोई प्रश्न नहीं, तुम तो लेटे ही आया यार, हाँ नहीं है, नहीं है कोई प्रश्न, चलो तो बढ़िया सेशन कितनी आराम से खत्म हो रहा है। प्रश्न पूछे तो परेशानी होती ना, हाँ आगे, ना कोई किसी का प्रश्न, हाँ एक प्रश्न, हाँ एक तो तुम यार पूछो मत, ज्यादा खाओ है,
अच्छा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आया है ना कि ये अपन, अच्छा अपन ने वैसे बात सही हुआ कि अपन ने ये क्लियर ही नहीं किया था ना, अपन ने तो बस ये लिख दी कि एक किताब हो, है ना। अब बात ये है कि ये किताब कौन सी हो, जी और ने पता चल जाए ना तो बड़ा आनंद आ जाए कि नहीं ये प्रश्न होना चाहिए था आपका, उस समय भी होना चाहिए था, ये नोट भी करना चाहिए था आपको। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? और कोई प्रश्न का नहीं है? ठीक, अब देखो मैं क्या करूं, ये अगर वो स्टूडेंट यहां पढ़ रहा है, मतलब मैं उसको पढ़ा रहा हूं ना, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, तब मैं इस किताब को रिकमेंड करूंगा, है ना, तब मैं इस किताब की कहूंगा। और वो किताब अगर आप यूपी पुलिस, है ना, जीडी, राजस्थान पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे पुलिस, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रख लो ल्यूसेंट, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस तरह पढ़ाता हूं ना, वहां कंसेप्ट तो मैं छोड़ता नहीं हूं। हो सकता है कोई फैक्ट छूट जाए, कोई सन वगैरह पूछ लिया जाए, कोई नाम पूछ लिया जाए, वहां से प्रश्न निकल सकता है, और वो प्रश्न ल्यूसेंट ने बड़ा बढ़िया कवर किया है। माने सब फैक्ट्री डाल रहा है, वो किताब ही फैक्ट्री है, वो किताब में कुछ समझ में तो आता नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो है जी, ल्यूसेंट वाला देखे हो तो जो कहो यार के हाँ, मतलब उसमें कुछ समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो मतलब लिखी इस तरह से गई है, सीधे सीधे फैक्ट फैक्ट, पहली लाइन एक लाइन, दूसरी लाइन तीसरी लाइन, पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई संबंध नहीं, और रेड और कर रखे हैं नाम, तो वो फैक्टर ने वो किताब कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, और बस इतना ही रिकमेंड करूंगा और नहीं, है ना। हाँ, अगर वो इससे ऊपर कुछ तैयारी कर रहे हैं, तब दृष्टि की बुक्स आती हैं, क्विक बुक्स के नाम से, क्विक बुक्स, है ना, वो स्पेशल आती है, पॉलिटी की अलग आती है, हिस्ट्री की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है। अगर आप इससे ऊपर की तैयारी कर रहे हैं तब आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का नहीं है? बोलो। अच्छा, हाँ, ये सही है यार, ये प्रश्न मतलब मैंने अच्छा एक जहाँ में सेशन लगाओ और पर वो बात ही ना है भाई। हाँ, स्टडी मटेरियल एवं कोचिंग सेंटर, है ना, तो ये मतलब प्रश्न भी ठीक है, और मेरे लिए भी एक चिंता का विषय है। अच्छा, इस चीज को मैंने इस तरह देखा, क्या ये आवश्यक है ना, क्या ये आवश्यक है? ठीक है, क्या इस प्रश्न को मैं इस तरह पूछ रहा हूं, क्या गुरु आवश्यक है? क्या गुरु आवश्यक है क्या? ठीक है भाई, कोचिंग क्या है? कोचिंग एक गुरु है, ठीक है। क्या मार्गदर्शन गुरु क्या करता है? मेहनत तो करता नहीं, हाँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, मार्गदर्शन करता है, तो क्या मार्गदर्शक एक आवश्यक है क्या? ठीक है, यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज और देखें, मैंने ये मतलब आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, अगर कोई गरीब मजदूर किसान, या कोई जो झोपड़ी में रह रहा है, या कोई रिक्शा चला रहा है ना, इसका अगर कोई बेटा आईएएस बनता है ना, ध्यान दियो ना, इसका बेटा अगर कोई आईएएस बनता है तो उसे बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। ध्यान दिया जा बात करना दोबारा, इनका बेटा अगर कोई आईएएस बनता है तो उसको बड़ा बड़े पर्दे पर जूम कर करके दिखाया जाता है, किसान का बेटा, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर एक आईएएस का बेटा आईएएस बनता है तो वहां इतना लोग बाग ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये काम तो सरल है या नहीं, और ये काम कठिन था जिसको इसने कर दिखाया। ये काम कठिन क्यों था? ये काम कठिन क्यों था? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाएं नहीं थी ना इसके पास, कोचिंग सेंटर जाने का पैसा नहीं था ना इसके पास, एक अच्छा गुरु रखने का, गुरु की मोटी फीस होती है, एक अच्छा गुरु रखने का इसके पास पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए इसके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उसकी वजह से इसके लिए यह काम कठिन था।
और इसके पास था, इसलिए इसके लिए ये काम सरल था और सरल को इसने कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसने कठिन को कर दिखाया इसलिए बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब चीजें, फैसिलिटीज, खान पान की व्यवस्थाएं, अच्छा गुरु, अच्छी कोचिंग सेंटर, अच्छे नोट्स, अच्छी बुक्स, क्या ये सब चीजें इस कठिन काम को सरल नहीं बनाती? बनाती बनाती है। तो कोचिंग सेंटर आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है। क्यों? कोचिंग सेंटर शब्द कहना थोड़ा सा बिजनेस में चला जाता है, नहीं इसको ऐसे कहें, एक गुरु और एक मार्गदर्शक होना आवश्यक है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिखा दिया, इसका ये एग्जाम्पल, और ये सब चीजों को आसान बनाते हैं। अगर आपको आसान चीजें चाहिए तो फिर इन चीजों को करना जरूरी है। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, वो चीजें मुश्किल हो जाती है ना। यहाँ आपको छटा हुआ मैटर मिलेगा, आपको छाटने की जरूरत नहीं है ना। 10 पेज पढ़ रहे हैं तो एक पेज पढ़ रहे हैं, पूरा एक पेज, इसमें क्या काम की चीज है? पूरा एक पेज में लिखी हुई चीजें काम की है? नहीं, किताबें तो जनरल बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें इतनी चीजें लिखी हुई हैं और उनमें से केवल काम की चीजें मान लो ये है। तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले इसको पढ़ोगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर दूसरे नंबर पर इसमें से ये तय करोगे कौन सी चीजें जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात, जो जरूरी चीजें हैं उनको आप फिर लिखोगे कहीं, क्योंकि दोबारा से इसको पूरा को पढ़ने थोड़ी बैठेंगे, लिखोगे। और चौथी बात, तब उसको आप क्या करोगे? समझोगे, लिखोगे, उसको समझोगे और तब उसको क्या करोगे? आप रिवाइज करोगे, ठीक है। और अगर आप एक अच्छे गुरु के संपर्क में हैं, कोचिंग सेंटर नाम नहीं लूंगा, एक अच्छे गुरु के संपर्क में है, तब आपका 1, 2 और 3 स्टेप बच जाते हैं। सीधा आपको यहां से चीजें मिलती हैं, छटी हुई प्लस समझाया जाएगा आपको अच्छी विधि से, और रिवीजन के लिए आपको आपकी कॉपी में लिखवाया जाएगा। अब इतने स्टेप आपके बच जाते हैं, और उनमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली, आपने जो छांटी है ना, तय किया है कि कौन सी जरूरी है, वो काम, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप कर पाए भी कि नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो समझने वाली जो बात है ना, वो बात, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे हर एक स्टूडेंट तो दूर की बात, हर एक टीचर नहीं कर सकता, और हर एक टीचर का 80% टीचर नहीं करता। ये मतलब वास्तविकता है, हकीकत है। कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी नहीं है, इसको तय करना बड़ा मुश्किल है। और जो जरूरी है उनको एक अच्छे तरीके से ब्रेन तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। और अगर ये जरूरी नहीं होता ना, तो फिर बीएड का कोई मतलब नहीं था। ये 2 साल की जो डिग्री है ना, उसमें केवल यही पढ़ाया जाता है, इसमें ये पढ़ाया जाता है। बात तो पढ़ा तो ना आपको नहीं, हकीकत में ये शिक्षण विधियां पढ़ाई जाती है। और शिक्षण विधियों का मतलब होता है कि उन सभी विधियों का यूज करना सीखना, जिनसे अपने मैसेज को बच्चे तक फास्ट सिंगल टाइम कैसे पहुंचाया जाए। अब मैसेज को तो हर लोग कई अलग अलग तरीकों से पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसी का मैसेज पहुंचाने का तरीका अलग होता है, एक ही बार में समझ में आ जाता है, और किसी का वो 4 बार बोले, ऊंची आवाज में बोले तो उन्हें समझ में आवत। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि वो उसने इस तरह से बोला है, बड़ी धीरी आवाज में बोला है, लेकिन सिस्टमेटिक बोला है, और एक ही बात सेट बैठ रही है ना। ये एक टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। आज का सेशन अपन यहीं क्लोज करेंगे, और कोई आपका कोई प्रश्न तो है नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, पढ़ाई की अभी अब बात कर लेंगे आज।